हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का ज्ञान एक्सपी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। ये है आपकी करंट अफेयर की क्लास और ये क्लास आपके सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है और लास्ट में हम रिवीजन क्लास भी करेंगे, तो अंत तक आप लोग जरूर जुड़े रहिएगा। चलिए बिना किसी देरी के हम क्लास को स्टार्ट करेंगे। गुड मॉर्निंग आप सभी लोगों को। चलिए आज का पहला क्वेश्चन है कि समीर खाखर का निधन हो गया है, वह किस क्षेत्र से संबंधित थे? ओके, एक व्यक्ति थे समीर खाकर जिनका नाम था और उनका हाल ही में हो गया है निधन, और ये किस क्षेत्र से संबंधित थे ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है। ये जो समीर खाकर थे वो पत्रकार थे या अभिनेता थे या चिकित्सक थे या गायक थे, वो किस क्षेत्र से संबंधित थे समीर खाकर जी? तो ये जो समीर खाकर हैं ये अभिनय से संबंधित है। अभिनय मतलब एक्टिंग से, यानी कि ये क्या थे? ये अभिनेता थे। ये क्या थे? अभिनेता थे। ये इन्होंने एक टीवी सीरियल आता था 80s के दशक में, नुक्कड़, उससे ये फेमस हुए थे और कई मूवीज में इन्होंने काम किया है। अभी इनकी डेथ हो गई है, इसीलिए ये न्यूज चर्चा में है। इनके बारे में देख लेते हैं हम। देखिए, ये दिग्गज अभिनेता है समीर खाकर। कितने साल में डेथ हुई है इनकी? 71 साल में। मैंने पहले भी बताया, जब कोई फेमस व्यक्ति की डेथ हो जाती है तो ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण हो जाते हैं। तो समीर खाकर की 71 वर्ष की आयु में क्या हो गया? इनका निधन हो गया है। और ये 1980 के दशक के क्लासिक सीरियल नुक्कड़, मतलब 1980 में नुक्कड़ सीरियल बहुत ही ज्यादा फेमस था, टॉप का सीरियल था, तो अपने टाइम के ये काफी फेमस कलाकार थे। उनकी भूमिका के लिए इनको जाना जाता है। इन्होंने नुक्कड़ में जो काम किया था, उन्होंने शहंशाह, मेरा शिकार, गुरु, परिंदा, नफरत की आंधी जैसी बेहतरीन फिल्मों में काम किया। ये कुछ फिल्में हैं जिनमें इन्होंने, समीर खाकर ने काम किया था। इसके अलावा जो समीर जो हैं, ये समीर खाकर G5 की एक वेब सीरीज आई थी सनफ्लावर, इस वेब सीरीज में भी ये नजर आए थे और हाल के समय में वह प्राइम वीडियो सीरीज फर्जी में नजर आए थे। तो इन्होंने बहुत सारी मूवी में, सीरियल में और वेब सीरीज में काम किया है और इनका भी हाल ही में डेथ हुई है। अगला क्वेश्चन है कि अमेरिकी सीनेट ने भारत में अगले अमेरिकी राजदूत के रूप में किसे चुना है? जो अमेरिका की संसद है उसने अपने अमेरिकी राजदूत, जो भारत में, देखिए हर कंट्री में हर देश के राजदूत होते हैं। भारत में भी अमेरिका के राजदूत हैं, ब्रिटेन के राजदूत हैं, फ्रांस के राजदूत हैं, जापान के राजदूत हैं। तो भारत में हर देश के एक राजदूत हैं। भारत के राजदूत अमेरिका में नियुक्त हैं, भारत के राजदूत ब्रिटेन में, जापान में, फ्रांस में, दक्षिण कोरिया में, हर जगह क्या है, भारत के व्यक्ति जाते हैं, वहां राजदूत बनाकर भारत के किसी व्यक्ति को भेजा जाता है। तो राजदूत काम क्या करते हैं कि दोनों देशों के बीच कनेक्शन बनाते हैं। जैसे अमेरिका का राजदूत जो है वो भारत में है, भारत के राजदूत अमेरिका में है, तो जो भारत और अमेरिका के बीच जो संबंध है, जो एक आदान प्रदान होता है सूचनाओं का, वो राजदूतों के माध्यम से होता है। क्योंकि अमेरिका में कोई व्यक्ति भारत का होगा, उस पर हम ट्रस्ट करेंगे ना, तो वो सारी इंफॉर्मेशन जो भी होता है, एक तरह से समझौते वगैरह उन्हीं के माध्यम से कराए जाते हैं। ठीक है, तो अगले अमेरिकी राजदूत, अब अमेरिका है वो अपना एक राजदूत भारत में नियुक्त कर रहा है। कौन है वो राजदूत? कौन है जो भारत में नियुक्त होगा? केनेथ जस्टर, अतुल केशव, एरिक गारसेटी, एलिजाबेथ जोन्स। जो एरिक गारसेटी हैं, ये क्या है? ये अगले अमेरिकी राजदूत होंगे जो भारत में नियुक्त होंगे। अमेरिका के राजदूत हैं, ये भारत में नियुक्त होंगे। इनका नाम याद रखिएगा, एरिक गारसेटी। इनके बारे में जान लेते हैं। देखिए, लॉस एंजल्स के पूर्व मेयर हैं ये एरिक गारसेटी। इन्हें भारत में अगले अमेरिकी राजदूत होंगे। एरिक गारसेटी भारत में अगले अमेरिकी राजदूत हैं। अमेरिकी जो सीनेट है उसने उनकी नियुक्ति की पुष्टि कर दी है कि अब यही बनेंगे। सीनेट जो है, मतलब अमेरिका की जो संसद है, उसने भारत में अमेरिकी राजदूत बनने के लिए गारसेटी के नामांकन को आगे बढ़ाते हुए 52-42 के अंतर से वोटिंग की थी। मतलब एक वोटिंग हुई थी, भाई इनको बनाया जाए कि नहीं, भारत में भेजा जाए कि नहीं अमेरिकी राजदूत बना करके, तो ये जीत गए हैं उस वोटिंग में। ओके, देखिए सीनेट की जो विदेश संबंध समिति है उसने भी गारसेटी के
भारत के राजदूत बनने के पक्ष में मतदान किया। एक वहां पे जो समिति है, विदेश संबंध समिति, इसने भी कहा कि जो एरिक गारसेटी है वो भारत में अमेरिका के राजदूत होने चाहिए। देखिए, अमेरिकी राष्ट्रपति इस समय कौन है? जो बाइडेन इस समय अमेरिका के राष्ट्रपति हैं। इन्होंने गारसेटी को इस पद के लिए पहली बार जुलाई 2021 में नामित किया था। सोचिए, जो बाइडेन ने जुलाई 2021 में कहा था कि एरिक गारसेटी को भारत में अमेरिका का राजदूत बनकर जाना चाहिए। अब जाकर के सोचिए, लगभग 2 साल बाद उन्हें यह पद मिला है। 2 साल के इंतजार के बाद फाइनली एरिक गारसेटी भारत के अगले राजदूत होंगे, भारत में अमेरिका के राजदूत, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है कि IBA, इसका क्या मतलब हुआ? IBA, इंटरनेशनल बॉक्सिंग एसोसिएशन। IBA महिला विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप का आयोजन किस शहर में किया जा रहा है? ध्यान से समझिएगा, जो महिला विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप है, इसका आयोजन भारत में हो रहा है। भारत के किस शहर में हो रहा है, ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है। नई दिल्ली में, गुवाहाटी में, बेंगलुरु में या पटना में? तो नई दिल्ली में इस बार IBA यानी इंटरनेशनल बॉक्सिंग एसोसिएशन का जो महिला विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप है, इसका आयोजन इस बार नई दिल्ली में हो रहा है। देख लेते हैं। देखिए, युवा कार्यक्रम और खेल मंत्री कौन है? अनुराग सिंह ठाकुर। इन्होंने नई दिल्ली में IBA महिला विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप का उद्घाटन किया है, क्योंकि ये क्या है? ये खेल मंत्री हैं अनुराग सिंह ठाकुर, और इन्होंने इसका उद्घाटन किया है, इस चैंपियनशिप का। बॉक्सिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया 15 से 26 मार्च तक प्रतिष्ठित टूर्नामेंट की मेजबानी कर रहा है। और कब से कब तक चल रहा है, इसकी आप डेट देख लीजिए कि 15 से 26 मार्च तक ये टूर्नामेंट चलेगा। और यहाँ पर इसकी मेजबानी कौन कर रहा है, मतलब कौन ऑर्गेनाइज करवा रहा है? बॉक्सिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया। इस अवसर पर केंद्रीय मंत्री ने कहा कि, केंद्रीय मंत्री कौन? ये जो अनुराग सिंह ठाकुर है, इन्होंने कहा कि लगभग 65 देशों की 324 महिला मुक्केबाज 12 भार वर्गों में चैंपियनशिप में भाग ले रही हैं। समझिएगा इस बात को, कितने लोग, ये जो चैंपियनशिप हो रही है, इसमें 65 देशों की कितनी खिलाड़ी महिला जो है वो हिस्सा ले रही? 324 महिला मुक्केबाज। ओके, तो ये याद रखिएगा, 65 देशों का कि 324 महिला मुक्केबाज और 12 भार वर्गों। इसका मतलब क्या हुआ? 12 भार वर्गों मतलब जैसे कि एग्जाम्पल दे रही हूँ मैं आपको, जैसे 50 किलोग्राम भार में एक होता है एक कंपटीशन, 55 किलोग्राम भार में 65, 75, ये क्या है कि जैसे एक कुछ क्राइटेरिया बना दिया गया है कि जैसे मान लीजिए जो 50 किलोग्राम भार का जो एक कंपटीशन है कि मतलब दोनों खिलाड़ी, जैसे भारत की है और अन्य देश की जो खिलाड़ी है, उन दोनों की तभी फाइटिंग होगी जब दोनों सेम वेट की होंगी, वजन उन दोनों का सेम। जैसे अगर वो 50 किलोग्राम वाले में खेल रही हैं तो दोनों का वेट जो है लगभग 50 के आसपास होगा। अगर वो 65 किलोग्राम भार वाले में खेल रही हैं तो उनका क्या होगा? 65, दोनों खिलाड़ियों का लगभग वजन जो है लगभग बराबर होना चाहिए, एक क्राइटेरिया होता है। इसलिए कि ऐसा ना हो कि एक खिलाड़ी तो 40 किलो की है और दूसरी खिलाड़ी तो 75 किलो की है, तो जाहिर सी बात है कौन जीतेगा? चांस ज्यादा बढ़ जाएंगे ना, जिसका वेट ज्यादा है वो ज्यादा हेल्दी होगा, ज्यादा ताकतवर होगा। तो इसीलिए क्या किया जाता है, एक किलोग्राम का एक क्राइटेरिया बना दिया जाता है कि इस किलोग्राम भार पर ये खिलाड़ी खेलेंगे जिनकी वेट लगभग इतना होगा। ओके, तो यही इसका मतलब है। उन्होंने आगे कहा कि भारत नवीनतम अंतरराष्ट्रीय मुक्केबाजी संघ IBA विश्व रैंकिंग में स्थान से 44वें से तीसरे स्थान पर पहुंच गया है। काफी बड़ी बात है। भारत जो है वो विश्व रैंकिंग में, IBA विश्व रैंकिंग मतलब समझिए ना, इंटरनेशनल बॉक्सिंग एसोसिएशन में विश्व रैंकिंग में 44वें स्थान से तीसरे स्थान पर आ गया है। यानी भारत ने काफी अच्छी ग्रोथ की है बॉक्सिंग में, कि कहाँ 44वें नंबर पे था और कहाँ अब भारत तीसरे नंबर पर आ गया है। काफी गर्व की बात है ये भारत के लिए। अगला क्वेश्चन है कि स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट,
ये एक रिपोर्ट जारी करता है। इस इंस्टीट्यूट की रिपोर्ट आई है, उसके अनुसार दुनिया का सबसे बड़ा हथियार आयातक देश कौन सा है। समझिएगा इस बात को, एक रिपोर्ट आई है जिसमें बताया गया है कि दुनिया में सबसे ज्यादा हथियारों का आयात कौन सा देश करता। आयात मतलब दूसरे देशों से सामान मंगवाना, निर्यात मतलब अपने देश से दूसरे देश में सामान भेजना, भेजने को क्या कहेंगे निर्यात, और मंगाने को क्या कहेंगे आयात। तो कौन सा देश सबसे ज्यादा आयात करता है, मंगाता है हथियारों को? चीन, भारत, फ्रांस, कतर। तो भारत जो है वो सबसे ज्यादा हथियारों का आयात करता है। तो ये अच्छी बात तो नहीं है, क्योंकि देखिए बहुत ज्यादा हथियार मंगाने से क्या होता है, हम बहुत सारा पैसा भारत का बेकार ही तो हो रहा है। वो हथियार मंगाए, मान ली मिसाइल खरीदी भारत ने, तो मिसाइल में फ्री में तो कोई देगा नहीं ना, बहुत ज्यादा पैसे देने पड़ते हैं। और ये हथियार यूज के तो नहीं होते हैं, लेकिन मजबूरी है, अगर नहीं रखेंगे तो फिर क्या होगा, तो एक डर बना रहेगा ना कि अगर मान लीजिए कभी पाकिस्तान से या चाइना से युद्ध हो जाएगा, तो भारत को पहले से ही तैयारी तो करके तो रखनी ही पड़ेगी। तो क्या करता है भारत, बहुत ज्यादा हथियार मंगवाता है, क्योंकि भारत में हथियारों का जो निर्माण है वो बहुत अच्छे लेवल पे नहीं होता है, इसलिए भारत को बहुत सारे हथियार खरीदने पड़ते हैं। देखिए स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट है, जो सिप्री बोलते हैं इसको, इसकी रिपोर्ट के अनुसार 2018 से 2022 एक एनालिसिस किया गया है इस रिपोर्ट में कि 2018 से 22 के बीच में किस देश ने कितने हथियार मंगवाए हैं। तो इस दौरान दुनिया के 5 सबसे बड़े हथियार आयातक देश कौन कौन है देख लीजिए। दुनिया में जो 5 देश ऐसे हैं जो सबसे ज्यादा हथियार आयात करते हैं यानी मंगाते हैं, तो नंबर 1 पे तो भारत है। नंबर 1 पे भारत सबसे ज्यादा हथियार मंगाता है। नंबर 2 पे सऊदी अरब मंगाता है। नंबर 3 पे कतर आयात करता है सबसे ज्यादा हथियार, और नंबर 4 पर ऑस्ट्रेलिया बहुत हथियार मंगवाता है, और नंबर 5 पर चीन है। ठीक है, चीन बनाता भी बहुत ज्यादा है और मंगाता भी है। रक्षा थिंक टैंक सिप्री जो है वो क्या है, रक्षा थिंक टैंक है। यही जो इंस्टीट्यूट मैं आपको बता रही हूँ, ये जो है इसके द्वारा ये जो रिपोर्ट जारी की जाती है, उसके अनुसार जो भारत है दुनिया का शीर्ष हथियार आयातक बना रहा है। दुनिया में नंबर 1 पे है भारत हथियार मंगवाने में। लेकिन 2013 से 17 और 18 से 22 के बीच इसके आयात में 11% की गिरावट आई है। क्या कह रहा है कि भले ही भारत नंबर 1 पर है हथियार मंगवाने में, लेकिन पहले की तुलना में भारत ने काफी कम कर दिया है हथियार मंगवाना। लगभग 11% की गिरावट हुई है हथियार मंगवाने में। पहले और ज्यादा मंगवाता था, अब तो चलो थोड़ा बहुत कम मंगवा रहा है, फिर भी नंबर 1 पर है, मतलब फिर भी दुनिया में सबसे ज्यादा मंगवाता है। वही 5 सबसे बड़े हथियार निर्यातक देश, देखिए अभी तक ये क्या है, हथियार जो सबसे ज्यादा मंगाते हैं अपने देश में दूसरे देशों से खरीद कर। अब देखते हैं हम वो कौन से 5 सबसे बड़े निर्यातक देश है जो हथियारों का निर्यात सबसे ज्यादा करते हैं, मतलब अपने देश से दूसरे देश को बेचते हैं। तो ये तो फायदे की बात हो गई। देखते हैं कौन कौन भाई फायदा उठा रहा है, हथियार बेचने का बहुत पैसे कमा रहा है। तो नंबर 1 पर कौन है, संयुक्त राज्य अमेरिका। अमेरिका नंबर 1 पर है हथियार को बेचने में। सबसे ज्यादा हथियार कौन बेचता है, अमेरिका बेचता है, तो बहुत पैसे कमाता है हथियार बेचकर। ओके, नंबर 2 पर है रूस। कौन है, नंबर 2 पर है रूस। उसके बाद अमेरिका के बाद रूस सबसे ज्यादा हथियार बेचता है और पैसे कमाता है। नंबर 3 पर है फ्रांस। नंबर 4 पर है चीन। देखिए चीन जो है नंबर 4 पर निर्यात में है, नंबर 5 पर क्या है, नंबर 5 पर आयात में है। मतलब चीन जितने हथियार बेचता है उससे कम मंगाता है, काफी ये उसके लिए फायदे का सौदा है। और नंबर 5 पर कौन है, जर्मनी। जर्मनी है नंबर 5 पर। तो ध्यान रखिएगा सबसे ज्यादा मंगाता कौन है, सबसे ज्यादा बेचता कौन है। और देखिए पाकिस्तान जो है 2018 से 22 के दौरान दुनिया का 8वां सबसे बड़ा हथियार आयातक देश था। देखिए पाकिस्तान हमारा पड़ोसी है और दुश्मन देशों में आता है, तो पाकिस्तान की भी जानकारी रखना जरूरी है कि पाकिस्तान कितना हथियार मंगाता है। तो पाकिस्तान इतना हथियार मंगाता है कि वो दुनिया में 8वें नंबर पर है। ओके, तो ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है कि आरबीआई ने किस देश की सेंट्रल बैंक के साथ फाइनेंशियल
प्रोडक्ट्स में इनोवेशन को बढ़ावा देने के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है। समझिएगा क्या कहा जा रहा है। जिस तरह भारत में क्या है, आरबीआई सेंट्रल बैंक है ना, आरबीआई पूरे देश की एक सबसे बड़ी बैंक कौन है, आरबीआई। तो जो आरबीआई है जैसे भारत की सेंट्रल बैंक है, उसी तरह से एक किस देश की सेंट्रल बैंक, आरबीआई ने इस बैंक के साथ क्या किया है, एक समझौता किया है, एक एग्रीमेंट किया है, किस लिए, इनोवेशन को बढ़ावा देने के लिए फाइनेंशियल प्रोडक्ट में। ऑस्ट्रेलिया, जापान, यूएई या इटली, तो यूएई की जो एक बैंक है, वहां की जो सेंट्रल बैंक है, जैसे भारत में आरबीआई है, इन दोनों ने मिल करके समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है। किस लिए, फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स में इनोवेशन यानी नवीकरण को बढ़ावा देने के लिए। इसके बारे में डिटेल से देख लेते हैं। देखिए, भारतीय रिजर्व बैंक जो आरबीआई है और सेंट्रल बैंक ऑफ यूएई, इन दोनों ने मिल करके फाइनेंशियल प्रोडक्ट और सर्विसेज में नवाचार को बढ़ावा देने के लिए, देखिए ये क्या है, फाइनेंशियल प्रोडक्ट यानी कि एक तरह से जो वित्तीय साधन होते हैं, इनको बढ़ाने के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर कर दिया है। और ये जो समझौता ज्ञापन है, इसको क्या कहते हैं, एमओयू। एमओयू में फिनटेक और वित्तीय उत्पादों और सेवाओं से संबंधित मामलों पर तकनीकी सहयोग को भी साझा करना शामिल है। देखिए, एक समझौता हुआ है जिसको क्या बोलते हैं, एक तरह से एमओयू। अक्सर आप लोग ये वर्ड सुनते ही होंगे कि भारत ने इस देश के साथ क्या किया है, एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है या एमओयू पर हस्ताक्षर किया है। एमओयू क्या होता है, एमओयू ये क्या है, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग। इसका क्या नाम होगा, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग इसका फुल फॉर्म है। ये एक तरह से डॉक्यूमेंट होता है जिस पर दोनों देशों के क्या लिखे होते हैं, जो लक्ष्य है, जिस बात पे समझौता होता है वो चीजें लिखी होती हैं और दोनों देश उस पर साइन करते हैं। इसको बोलते हैं एमओयू या समझौता ज्ञापन या मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग। तो समझ जाइएगा क्योंकि ये वर्ड न्यूज में बहुत आता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि हनीवेल इंटरनेशनल ने किसे अपना नया सीईओ नियुक्त किया है। एक कंपनी है जिसका नाम क्या है, हनीवेल इंटरनेशनल। इसने अपना नया सीईओ किसे बनाया है, विमल कपूर को, अजय माथुर को, रवि चिकारा को या मृदुल अग्रवाल को। तो विमल कपूर को बनाया है हनीवेल इंटरनेशनल ने अपना नया सीईओ। किसे बनाया है, विमल कपूर को। विमल नाम से बस एक चीज दिमाग में आती है, विमल इलायची। इतना ज्यादा ऐड आता है ना विमल इलायची का कि विमल नाम के बाद इलायची ही याद आता है। बट इनका नाम क्या है, आप लोग याद रखिएगा, विमल कपूर। इनको बनाया गया है सीईओ हनीवेल इंटरनेशनल कंपनी का। ओके, देखिए हनीवेल इंटरनेशनल जो कंपनी है उसने हाल ही में क्या किया है, विमल कपूर को कंपनी का नया मुख्य कार्यकारी अधिकारी यानी सीईओ नियुक्त किया है। वह वर्तमान में कंपनी के अध्यक्ष और क्या है, मुख्य परिचालन अधिकारी। ऑलरेडी वो एक अच्छी पोस्ट पर है, लेकिन इनको अब क्या बना दिया गया है, और अच्छी पोस्ट दे दी गई, प्रमोशन कर दिया, इनको सीईओ बना दिया गया है विमल कपूर को। वह अपना पदभार कब ग्रहण करेंगे, 1 जून को ग्रहण करेंगे एज अ सीईओ हनीवेल इंटरनेशनल कंपनी के। देखिए ये जो कंपनी है ये अमेरिका की सार्वजनिक रूप से कारोबार करने वाला एक समूह है जिसका मुख्यालय चार्लोट उत्तरी कैरोलिना में है। देखिए जो हनीवेल इंटरनेशनल है ये अमेरिका की एक बहुत बड़ी कैसी कंपनी है या कैसा समूह है, एक सार्वजनिक रूप से कारोबार करने वाला समूह है अमेरिका का। ओके, और इसका मुख्यालय देख लीजिए चार्लोट उत्तरी कैरोलिना में है। अगला क्वेश्चन कि भारत और विश्व बैंक ने कितने राज्यों में ग्रीन नेशनल हाईवे कॉरिडोर प्रोजेक्ट के निर्माण के लिए ऋण समझौते पर हस्ताक्षर किया है। भारत और विश्व बैंक ने, जो वर्ल्ड बैंक है, भारत और वर्ल्ड बैंक ने क्या किया है, एक समझौता किया है कि वो क्या करेगा, वर्ल्ड बैंक भारत में कितने राज्यों को डेवलप करेगा, क्या, ग्रीन नेशनल हाईवे कॉरिडोर प्रोजेक्ट। तो भारत के 4 राज्यों, भारत के
4 राज्यों में डेवलप करेगा। क्या, देखिए इसका मतलब समझिएगा। ग्रीन, ग्रीन में जहां पर वर्ड मोस्टली आ जाए ना, आप समझ लीजिए वो पर्यावरण के लिए बहुत अच्छा है। मतलब कहीं पर ग्रीन एनर्जी आ जाए, ये क्या है, ग्रीन नेशनल हाईवे कॉरिडोर, हाईवे कॉरिडोर, वो भी ग्रीन नेशनल। तो मतलब कि ऐसा कॉरिडोर डेवलप करेंगे जो पर्यावरण के लिए अच्छा हो, जैसे पेड़ पौधे वगैरह लगाएंगे, या ऐसी चीजें यूज करेंगे जिसमें ऐसा ईंधन यूज करेंगे जिससे क्या होगा कि प्रदूषण नहीं होगा। तो समझ जाइएगा इसको। डिटेल से देख लेते हैं थोड़ा और क्लियर करते हुए कि भारत और विश्व बैंक ने 4 राज्यों में ग्रीन नेशनल हाईवे कॉरिडोर परियोजना के निर्माण के लिए एक ऋण समझौते पर हस्ताक्षर किया है। क्या होगा इसमें, देखिए इसमें ये जो 4 राज्य हैं, ये 4 राज्य कौन कौन से हैं जिनके साथ क्या हुआ है, भारत और विश्व बैंक का समझौता हुआ है। ये 4 राज्य हैं, हिमाचल प्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश और आंध्र प्रदेश। इन चारों राज्यों में वर्ल्ड बैंक क्या करेगा, ऋण दिया है भारत को डेवलप करने के लिए ग्रीन नेशनल हाईवे कॉरिडोर। इन राज्यों में देखिए 500 मिलियन डॉलर की ऋण सहायता से, कितना ऋण दे रहा है, 500 मिलियन डॉलर, काफी बड़ी रकम है ये, की सहायता से 781 किलोमीटर के निर्माण के लिए समझौते पर हस्ताक्षर किए गए हैं। कितने किलोमीटर का निर्माण होगा, 781 किलोमीटर। देखिए वर्ल्ड बैंक जो है उसकी स्थापना कब हुई थी, देखिए यहाँ वर्ल्ड बैंक चर्चा में आ गया है तो थोड़ा बहुत हम उसके बारे में देख लेंगे कि इसकी स्थापना कब हुई थी। जुलाई 1944 में इसकी स्थापना हुई थी वर्ल्ड बैंक की। और वर्तमान अध्यक्ष कौन है, डेविस मलपास। ये इनके बारे में मैंने आपको पहले भी बताया कुछ दिन पहले, तो जो डेविस मलपास है, जो वर्ल्ड बैंक के अध्यक्ष हैं, उन्होंने हाल ही में क्या है, इस्तीफे की घोषणा की है, मतलब रिजाइन करने की घोषणा कर दी है। वो जून में क्या हो जाएंगे, त्याग पत्र दे देंगे, इस्तीफा दे देंगे। ओके, और इनकी जगह पर जो अमेरिका के राष्ट्रपति हैं जो बाइडन, उन्होंने इनकी जगह पर किसका नाम सजेस्ट किया है, अजय बंगा का। ये सब मैं आपको पढ़ा चुकी हूँ। अगला क्वेश्चन है कि उस चक्रवात का क्या नाम है जिससे मलावी और मोजाम्बिक, ये 2 देश हैं, इन देशों में तेज हवाएं चली और मूसलाधार बारिश हुई और काफी लोग मर भी गए हैं। 100 से ज्यादा लोग मर चुके हैं इस चक्रवात से। देखिए उसी चक्रवात का नाम पूछा जा रहा है और किस देश में आया हुआ है, देश के नाम देख लीजिए, मलावी और मोजाम्बिक। देखिए कोई भी देश आता है ना न्यूज में, आप तुरंत एटलस देखा करिए, एटलस में इनकी लोकेशन बताइए कहाँ पर है। मलावी और मोजाम्बिक किस महाद्वीप पर स्थित है, ये अफ्रीका महाद्वीप पर स्थित है। इनकी लोकेशन जरूर देख लीजिएगा। ये लैंडलॉक कंट्री है, मतलब समुद्र का किनारा नहीं है इस देश में। और मोजाम्बिक वो समुद्र के किनारे पर है, साइड में है। आप इधर देखेंगे पूर्वी साइड में देखिएगा, दक्षिण पूर्व में ये दोनों देश पड़ते हैं। मलावी और मोजाम्बिक अफ्रीका की कंट्रीज है। इन दोनों कंट्रीज में आया हुआ है इसमें एक चक्रवात, वो काफी भयानक, काफी तेज हवाएं चल रही है, चक्रवात में मूसलाधार बारिश हो रही है, 100 से ज्यादा लोग मर भी चुके हैं इस वजह से। तो इस चक्रवात का नाम है फ्रेडी, ठीक है, फ्रेडी नाम है इस चक्रवात का जो मलावी और मोजाम्बिक में आया हुआ है। इसके बारे में थोड़ा डिटेल से देखते हैं। शक्तिशाली हवाओं और मूसलाधार बारिश, देखिए ये चक्रवात क्यों आते हैं, आप लोग ज्योग्राफी में पढ़ेंगे भी, मैं फिर भी थोड़ा बहुत बता देती हूँ। देख क्या होता है ना, जब लो प्रेशर क्रिएट हो जाता है कहीं पर, ठीक है, चाहे वो सरफेस पे हो यानी धरातल पे हो, चाहे वो समुद्री धरातल पर हो, ठीक है, जल और स्थल दोनों में आ सकता है। तो क्या होता है, जब कहीं पर लो प्रेशर क्रिएट होता है तो ज्यादातर क्या हो जाता है, चारों तरफ की हवाएं वहां पर जाने लगती हैं। मान लीजिए दूसरी जगह हाई प्रेशर है, तो हाई प्रेशर से जो हवाएं हैं या जो भी चीजें हैं वो लो प्रेशर की ओर खिंचती हैं, और सब ऐसे ऐसे खिंचते खिंचते क्या होता है, एक चक्रवात का रूप ले लेती है। नीचे तक दिखाई पड़ रहा है, ओके, देखिए इस तरह से चक्रवात का रूप ले लेती है। जब इतनी तेज चक्रवात होता है, हवाएं इतनी तेजी से चलने लगती हैं, और बीच में जब लो प्रेशर है, हवा ऊपर उठती है, नमी ग्रहण करती है,
तो हवा ऊपर उठती है और बारिश करा देती है, तो बहुत तेज बारिश भी होती है, बहुत तेज हवा भी चलती है। आप लोग ज्योग्राफी में इसको ध्यान से समझेंगे। तो इसी वजह से क्या हो रहा है, मोजाम्बिक और मलावी में ये आया हुआ है, जिसमें 100 से ज्यादा लोगों की जान चली गई, इतना खतरनाक है। और इसका नाम क्या है, फ्रेडी। और देखिए जो फ्रेडी चक्रवात है, अब तक देखिए सबसे लंबे समय तक चलने वाला तूफान बन गया है। फ्रेडी चक्रवात है, मतलब बहुत लंबे टाइम तक चलने वाला चक्रवात ये बन गया है। संयुक्त राष्ट्र ने यह भी घोषणा की है कि इस तूफान से 11,000 से अधिक लोग प्रभावित हुए हैं, यानी 100 से ज्यादा लोग मर गए इस चक्रवात की वजह से, और 11,000 से अधिक लोग क्या हो गए हैं, प्रभावित हो गए हैं। अगला क्वेश्चन है कि कौन सा राज्य या केंद्र शासित प्रदेश साझा बौद्ध विरासत पर पहला अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन का मेजबान है, यानी भारत के किस राज्य या किस केंद्र शासित प्रदेश में एक सम्मेलन हो रहा है। कैसा सम्मेलन, साझा बौद्ध विरासत पर पहला अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन। देखिए पहली बार हो रहा है, तो बहुत ही महत्वपूर्ण है आपके एग्जाम के लिए। कोलकाता, इंदौर, भोपाल, नई दिल्ली, तो नई दिल्ली में देखिए हो रहा है ये सम्मेलन। और देखिए नाम ही से लग रहा है, साझा बौद्ध विरासत, बौद्ध जो बौद्ध धर्म से रिलेटेड है, जो साझा बौद्ध विरासत है उस पर अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन है ये। देख लेते हैं इसके बारे में डिटेल से। देखिए साझा बौद्ध विरासत पहला अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन कहाँ पर हो रहा है, नई दिल्ली में हो रहा है। और यह संघाई सहयोग संगठन, कल ही मैंने इसके बारे में बताया था, ये जो संघाई सहयोग संगठन है, राष्ट्रों के साथ भारत की सभ्यतागत, देखिए सभ्यतागत मतलब हमारी जो काफी सभ्यताएं मैच करती है, जैसे भारत में बौद्ध धर्म है, अन्य देश भी तो होंगे जहां पर बौद्ध धर्म होगा, तो क्या करते हैं एक तरह से सभ्यतागत, ये सभ्यतागत मतलब वहां पर भी एक सभ्यता डेवलप हुई, हमारे यहाँ भी एक सभ्यता डेवलप हुई, जो सिमिलरिटीज है दोनों में, इनके जुड़ाव पर ध्यान देने के साथ आयोजित किया जा रहा है। ओके, अगला क्वेश्चन है कि ऑस्कर 2023 इवेंट, कल भी मैंने इसके बारे में बताया था कि ऑस्कर अवार्ड क्या हो चुके हैं, अनाउंस हो चुके हैं, बहुत सारे लोगों को मिले हैं। तो उसी पर आज भी एक क्वेश्चन है कि ऑस्कर 2023 इवेंट के दौरान किस फिल्म ने 7 पुरस्कार जीते हैं। ऑस्कर में 7 पुरस्कार एक फिल्म को मिले हैं, बहुत ही बड़ी बात है। देख लेते भाई ये कौन सी फिल्म है, ये फिल्म है एवरीथिंग एवरीवेयर ऑल एट वंस। ठीक है, तो इस फिल्म को 7 अवार्ड मिले हैं, तो कौन कौन से वो 7 अवार्ड है, तो देख लेते हैं भाई। देखिए साइंस फिक्शन कॉमेडी, ये मूवी कैसी है, साइंस फिक्शन कॉमेडी है ये। एवरीवेयर एवरीथिंग एवरीवेयर ऑल एट वंस, इसने 7 पुरस्कार जीते हैं। और देखिए ये इस बार जो ऑस्कर अवार्ड समारोह हो रहा है वो 95 नंबर का है, याद रखिएगा। इस फिल्म को देखिए जो 7 पुरस्कार मिले हैं, कौन कौन सा, पहला तो मिला है सर्वश्रेष्ठ चित्र पुरस्कार, कौन सा, सर्वश्रेष्ठ चित्र पुरस्कार। सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का अवार्ड भी इसी फिल्म की अभिनेत्री को मिला है। सर्वश्रेष्ठ निर्देशक का अवार्ड भी मिला है इस फिल्म को। सर्वश्रेष्ठ, देखिए जिसने भी मूवी बनाई है उन डायरेक्टर को भी, इस मूवी के डायरेक्टर को भी बेस्ट का अवार्ड मिला है। सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेता, जो कहते नहीं साइड कैरेक्टर जो रहते हैं, उनको भी मिला है। सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेत्री का अवार्ड, ये सभी लोगों ने इस मूवी में काम किया है, उन सबको ये अवार्ड मिल रहा है। सर्वश्रेष्ठ संपादन और सर्वश्रेष्ठ मूल पटकथा शामिल है। तो ये 7 अवार्ड मिले हैं इस मूवी से रिलेटेड। ओके, और देखिए कल ही मैंने आपको बताया था जो मिशेल यो है, मिशेल यो जो है सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री बनी है। मिशेल यो 2002 के बाद सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का ऑस्कर जीतने वाली केवल दूसरी अश्वेत महिला बन गई हैं। यानी कि जो इस बार सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का अवार्ड मिशेल यो को मिला है, ये क्या है, अश्वेत महिला है, ये दूसरी अश्वेत महिला है जिनको ये अवार्ड मिला है। और दक्षिण एशिया की ये पहली ऐसी अभिनेत्री है जिनको ऑस्कर अवार्ड मिला है, दक्षिण एशिया की। ओके,
चलिए आज की क्लास कंप्लीट हो गई। आई होप आपको पसंद आई हो। अगर पसंद आई हो तो लाइक शेयर आप लोग जरूर कर दीजिएगा। अब हम करने जा रहे हैं रिवीजन कल की क्लास का, तो फटाफट रिवीजन करेंगे क्योंकि रिवीजन ही आपको सिलेक्शन दिलाएगा। रिवीजन बिल्कुल मिस मत किया करिए। और हाँ, आप लोग कमेंट में आंसर जरूर दिया करिए, मैं बाद में जरूर देखती हूँ, ठीक है। तो आप लोग आंसर जरूर हर एक क्वेश्चन का दीजिए, ये आप ही लोगों के लिए रिवीजन कराया जाता है, ठीक है, ताकि आपको हमेशा रिकॉल होता रहे और एग्जाम में आप बिल्कुल भी मिस ना करे, ठीक है। तो कमेंट जरूर आप लोग दीजिएगा। चलिए फटाफट बताइए आप लोग आंसर कि वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन की पहली महिला लोको पायलट कौन बन गई है? कौन बन गई है पहली महिला लोको पायलट वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन? इसके बारे में भी मैंने आपको बताया था। वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन की पहली महिला लोको पायलट बनी है सुरेखा यादव। नीचे तक दिख रहा है, थोड़ा पेज ऊपर कर देते हैं। देखिए ये जो सुरेखा यादव हैं, ये बन गई हैं पहली महिला लोको पायलट। अगला क्वेश्चन है कि वर्ल्ड एयर क्वालिटी रिपोर्ट के अनुसार प्रदूषित देशों की लिस्ट में भारत की रैंक क्या है? मतलब विश्व भर में बहुत ही जो प्रदूषित देश है उसमें भारत कौन से नंबर पर आता है? तो भारत आता है 8वें नंबर पर। ओके, 8वें नंबर पर है भारत वर्ल्ड एयर क्वालिटी रिपोर्ट में। मतलब भारत 8वें नंबर का बहुत सबसे प्रदूषित देश है। और आपको मैंने कल बताया था, ये सारे क्वेश्चन मैंने कल आपको विद एक्सप्लेन करवाए थे और मैंने बताया था कि पूरे विश्व में 50 सबसे प्रदूषित शहरों में से 39 तो केवल भारत के ही है। सोच लीजिए भारत की कितनी बुरी कंडीशन है एयर क्वालिटी में। आपने सुना होगा कुछ टाइम पहले पता नहीं जब यहाँ इंडिया में ही नई दिल्ली में कोई क्रिकेट वगैरह ऑर्गेनाइज करवाए गए थे, तो दिल्ली की एयर इतनी ज्यादा पोल्यूटेड थी कि जो फॉरेन से जो खिलाड़ी खेलने आए थे ना, सब बीमार हो गए थे। वो बर्दाश्त ही नहीं कर पाए थे क्योंकि देखिए हम लोगों को तो आदत है ऐसी पोल्यूशन में रहने की, जैसी भी क्वालिटी है एयर की। लेकिन फॉरेन जहां पर बहुत कम प्रदूषण है, जिन देशों में, जब वहां के लोग इंडिया आते हैं ना, तो यहाँ के पोल्यूशन की वजह से वो बीमार हो जाते हैं। तो ये भारत को बहुत ज्यादा जरूरत है और सरकार ऐसा कर भी रही है। आप लोग देख रहे होंगे कि सरकार बहुत सारे कैसे प्रोजेक्ट ला रही है, ग्रीन एनर्जी, क्लीन एनर्जी ना, और खासकर इलेक्ट्रिक वाहन में बहुत ज्यादा फोकस कर रही है, खासकर सौर ऊर्जा में भी कर रही है। तो ये सब चीजें हैं पोल्यूशन को कम करने के लिए। अगला क्वेश्चन था कि नए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस चैटबॉट GPT-4 को किसने लॉन्च किया है? ओके, चैटबॉट क्या है? मैंने आपको बताया था, एक ऐसा कंप्यूटर प्रोग्राम जो क्या करता है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज करके क्या करता है, चैट करता है। आप कुछ पूछेंगे तो वो बताएगा। तो चैटबॉट GPT-4 को किसने लॉन्च किया है? ओपन AI ये कंपनी है, इसने लॉन्च किया है एक चैट GPT-4, क्योंकि इसके पहले इसने यूज किया था चैटबॉट GPT-3, वो सक्सेसफुल हुआ था, इसीलिए ये लॉन्च किया है उसने, ओपन AI ने। अगला क्वेश्चन कि हाल ही में LIC के प्रबंध निदेशक के रूप में किसे प्रमोट किया गया है? जो LIC है, LIC के प्रबंध निदेशक मैंने कल बताया था आपको, मैनेजिंग डायरेक्टर यानी जो MD है वो कौन बन गए हैं? तबलेश पांडे क्या बने हैं? LIC के प्रबंध निदेशक। और याद रखिए LIC में केवल एक MD नहीं है, कितने MD हैं? LIC में 4 MD हैं, 4 में से एक है तबलेश पांडे। ओके, और सिद्धार्थ मोहंती क्या है? अभी हाल ही में अंतरिम चेयरमैन बनाया गया है LIC का, सिद्धार्थ मोहंती को। तो ये सब याद रखिएगा, आपके एग्जाम में बहुत पूछे जाते हैं। अगला क्वेश्चन है कि विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस मनाया जाता है 15 मार्च को। याद रखिएगा 15 मार्च को विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस। अगला क्वेश्चन है कि भारत में किसे शी चेंजेस क्लाइमेट पहल का एम्बेसडर बनाया गया है? शी चेंजेस क्लाइमेट पहल का एम्बेसडर किसे बनाया गया है? पूर्णिमा देवी, लिसी प्रिया, श्रेया घोटावत या अनुष्का शर्मा? मैंने कल बताया था आपको, जो श्रेया घोटावत हैं ये बन गई हैं शी चेंजेस क्लाइमेट पहल की एम्बेसडर। ओके, अगला क्वेश्चन है कि किस कंपनी, देखिए ये सारे क्वेश्चन मैंने कल एक्सप्लेन से पढ़ाए थे, तो आज बस मैं आपको इनका आंसर बता रही हूँ। अगर आप एक्सप्लेन के साथ देखना चाहते हैं तो कल की वीडियो देख सकते हैं।
किस कंपनी को हाल ही में आरबीआई की ओर से इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस कंपनी का दर्जा मिला है? तो किस कंपनी को मिला है इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस कंपनी का दर्जा? इरेडा, भारत डायनेमिक्स, एनटीपीसी, कोल इंडिया। तो इरेडा को मिला है क्या इस कंपनी का दर्जा। अगला क्वेश्चन कि माधव राष्ट्रीय उद्यान जो हाल ही में खबरों में था किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में है? माधव राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है? जिस राज्य में कूनो नेशनल पार्क है। कहां पर है? मध्य प्रदेश में। तो मध्य प्रदेश में एक नेशनल पार्क है माधव राष्ट्रीय उद्यान। अब समझिए ये किस लिए इतनी चर्चा में है, क्योंकि यहाँ पर बाघों की आबादी बढ़ाने के लिए परियोजनाएं वगैरह चलाई जा रही हैं। 5 बाघ वहां पर लाए गए हैं अन्य नेशनल पार्क से, मतलब टाइगर रिजर्व से जहां पर थे वो, वहां से ला करके अब यहाँ पर बाघों की आबादी बढ़ाई जा रही है। कूनो नेशनल पार्क में क्या चल रहा है? चीतों की आबादी बढ़ाने की योजना चल रही है। ओके, अगला क्वेश्चन है कि कौन सा केंद्रीय मंत्रालय वर्ल्ड फूड इंडिया 2023 कार्यक्रम की मेजबानी करने जा रहा है? तो कौन सा केंद्रीय मंत्रालय है जो इस कार्यक्रम की मेजबानी करेगा? किस कार्यक्रम की? वर्ल्ड फूड इंडिया 2023 की मेजबानी कर रहा है खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय। ओके, ये मंत्रालय इस कार्यक्रम की मेजबानी कर रहा है। अगला क्वेश्चन है कि किस केंद्रीय मंत्रालय ने लीन योजना शुरू की है? तो कौन सा केंद्रीय मंत्रालय है जो लीन योजना चला रहा है? तो ये चला रहा है एमएसएमई मंत्रालय। ओके, बहुत ही महत्वपूर्ण ये योजना है। लीन योजना एमएसएमई मंत्रालय द्वारा चलाई जा रही है। इसमें क्या किया जा रहा है, जो एमएसएमई क्या होते हैं, जो छोटे छोटे उद्योग धंधे होते हैं उनको वैश्विक लेवल पर लाया जा रहा है, कंपटीशन कराया जा रहा है। पूरे विश्व भर में जितने भी छोटे छोटे उद्योग धंधे हैं उन सबके बीच में एक कंपटीशन डेवलप किया जा रहा है इस योजना के तहत, ताकि कोई भी जो एमएसएमई से जुड़ा हुआ कोई भी जो व्यक्ति है, निर्माता है, जो सामान बनाता है, तो वो क्या कर सके, वैश्विक लेवल का निर्माता बन सके। ओके, अगला क्वेश्चन है कि यूनिक लैंड पार्सल आइडेंटिफिकेशन नंबर कितने अंकों वाला एक अल्फा न्यूमेरिक नंबर है? ओके, कितने अंकों वाला है ये अल्फा न्यूमेरिक नंबर है? देखिए ये जो है नंबर किस लिए लाया गया है, इसका मतलब क्या है? मान लीजिए कोई लैंड है, ठीक है, कोई भूमि का टुकड़ा है। अब ये भूमि के टुकड़े की एग्जैक्ट लोकेशन क्या है, ये कैसे ट्रैक किया जाएगा? तो ये ट्रैक किया जाएगा कि एक सिस्टम लाया गया है, 14 नंबर का नंबर जनरेट किया जाएगा इसके थ्रू कि इसका अक्षांश क्या है। ये जो भूमि का टुकड़ा है इसके बीच से, मतलब इस भूमि के टुकड़े से होकर अक्षांश रेखा कौन सी निकल रही है और देशांतर रेखा कौन सी निकल रही है, और फिर यहाँ पर जनरेट हो जाएगा 14 अंकों का क्या, एक नंबर। ये 14 अंकों का नंबर जनरेट हो जाएगा। अब ये नंबर जैसे पड़ेगा तुरंत इस भूमि की लोकेशन उस पे मैप पे दिखेगी। ओके, तो ये बहुत ही अच्छा सिस्टम है। इससे क्या हो, बहुत ज्यादा कंफ्यूजन हो जाता है ना कि जमीन वगैरह में लफड़ा, आप लोग देखते हो खासकर जमीन पर विवाद बहुत ज्यादा चलने लगा है, तो ये बहुत ही ज्यादा हेल्प करेगा किसी भी भूमि की एग्जैक्ट लोकेशन ट्रैक करने में। ओके, अक्षांश और देशांतर आप लोग ज्योग्राफी में पढ़े होंगे या आने वाली क्लासेस में आप लोग पढ़ेंगे। ओके, अक्षांश और देशांतर। चलिए ये है लास्ट क्वेश्चन, तो ये आप सभी लोगों के लिए होमवर्क है, ये मैं कल बता चुकी हूँ। तो इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में जल्दी से दीजिए और सभी लोग दीजिएगा, मैं देखूंगी किसने आंसर दिया है किसने नहीं। तो इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। ओके, क्या क्वेश्चन है कि किस संस्था ने लैंडस्लाइड एटलस ऑफ इंडिया जारी किया है? वो कौन सी संस्था है इनमें से जिसने ये जारी किया है? क्या लैंडस्लाइड एटलस ऑफ इंडिया, मतलब एक एटलस जारी किया है जहां पर उस एटलस में लोकेशन दिखाई गई है कि कहां पर ज्यादा लैंडस्लाइड होता है। लैंडस्लाइड मतलब भूस्खलन, जमीन खिसक जाती है अपनी जगह से, तो उस एटलस में दिखाया गया है कि कहां कहां पर भूमि स्खलन या लैंडस्लाइड है, वो लोकेशन उसमें दिखेंगे। तो जल्दी से आप लोग कमेंट करके बताइए कि ये किसने जारी, किस संस्था ने जारी किया है। ओके, चलिए आज की क्लास आपकी कंप्लीट हो गई। कैसी रही क्लास आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा।
ओके, और कोई भी क्वेश्चन हो आप कमेंट बॉक्स में डाल दीजिए, उसका आंसर मैं अगले दिन जरूर बताऊंगी। तो मिलेंगे फिर अगली क्लास में, अपना ख्याल रखिएगा, बस पढ़ाई करते रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी लोगों का लास्ट तक जुड़े रहने के लिए। चलिए फिर मिलेंगे अगली क्लास में, शुक्रिया।